आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले खुद चिनाब का रुख करते हैं। डोडा के अंदर आज सुबह ही एक सड़क हादसा पेश आया। खुद चिनाब के डोडा में सड़क हादसा पेश आया। पुल डोडा के करीब एक कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दरिया चिनाब में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सभी लोग जो सवार थे वो लापता है, लेकिन उनकी तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, SDRF और मकामी लोग भी मौजूद हैं, जबकि एनजीओ की जानिब से भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया गया। खुद चुनाव में साल के आखिरी लम्हात में भी सड़क हादसा का सिलसिला जारी है। डोडा में पुल डोडा के करीब गारसू के मकाम पर एक गाड़ी हादसे की शिकार हुई है। आज सुबह तकरीबन 5:40 के करीब यह हादसा पेश आया है, जब एक गाड़ी दरिया चिनाब में गिर गई। पुलिस, चिनाब रेस्क्यू टीम के एहलकार और अबाविल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे वसीम गुत्तू के पास। वसीम, क्या कुछ अपडेट हैं? क्या जो सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? कितनी लोगों की इसमें मौत हुई है या किसी को बचा लिया गया? 6311 जो बड़े पर में एक लाइसेंस भी वहां पे मिला है मंजीत सिंह के नाम पे, जो भद्रवा का रहने वाला है। इसका लाइसेंस भी वहां मिला है, एक पर्स मिला है और ये गाड़ी का नंबर प्लेट वहां पे मिली है। मगर बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि वहां पे रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया है। चाहे हम एनजीओ की बात करें या पुलिस की बात करें, SSP डोडा खुद मौके पे मौजूद है, मगर बड़े पैमाने पे वहां पे रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया। एक बड़ी खाई में है 5:40 पे बड़ी खाई में ये गाड़ी चली गई है। ये बताना अभी मुश्किल होगा कि कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे, ये कहां की तरफ जा रही थी। मगर हम देख रहे हैं कि एनजीओ के लोग, यहाँ पुलिस के लोग वहां पे बड़े पैमाने पे अभी रेस्क्यू वहां पे कर रहे हैं। जी वसीम, जरा ये भी बताएगा, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अभी तक 3 लोगों की, जरा के हवाले से खबर आ रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है, जिनकी तलाश जारी है। क्या इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई तस्दीक की गई है इस खबर की? देखिए, इससे बात करना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि तहसीलदार डोडा से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि अभी ये बताना मुश्किल होगा कि कितने लोग इसमें सवार थे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था रात का। जिस वक्त सुबह हम देखते हैं कि काफी अंधेरा देखने को मिलता है, तो ये बताना अभी मुश्किल होगा कि 3 लोग थे या 4 लोग थे। अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है। हम सुन रहे हैं कि 4 लोग थे, एक बच्चा भी मौजूद था। ये बताना अभी मुश्किल होगा कि 4 लोग थे या 3 लोग थे, जब इस पर पूरी तहकीकात की जाएगी, क्योंकि पुलिस भी अपना काम जरूर कर रही है। या बाकी लोगों की हम बात करें, मगर जब चिनाब रेस्क्यू की टीम जिस तरह से उनसे हमें अभी कुछ देर पहले बात हुई, उन्होंने बताया कि इस गड़सों के बिल्कुल सामने जो इलाका है, उन्होंने हमें फोन किया, बताया कि एक गाड़ी यहाँ पे गिरी है और हादसे का शिकार हुई है। फिर जब उनने आगे जो बाकी टीम है उनको बताया गया, पुलिस को बताया गया, तो पुलिस ने उसी वक्त जो है तहकीकात स्टार्ट की और रेस्क्यू भी स्टार्ट किया। ये बताना अभी मुश्किल होगा कि इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे। वसीम, जरा ये जो मंजीत सिंह का लाइसेंस मिला है, वहां पर इस हवाले से क्या उनके घर वालों के साथ कोई कांटेक्ट किया गया है पुलिस की जानिब से, या इस हवाले से कोई इत्तला मिली है कि ये मंजीत सिंह के घर वालों के हवाले से?
देखिए अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, मगर जरूर जो हमारा नेशनल हाईवे 244 है, इस पे कंटिन्यू गाड़ियां जब चलती हैं तो जरूर उस जगह रुकती हैं। ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गाड़ी कहाँ की तरफ जा रही थी, और जो लाइसेंस को जरूर दिखाया जा रहा है कि जो पुलिस के लोग हैं वो जरूर दिखा रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड जो इसका है वो दिखाया जा रहा है कि कोई इसको जानता तो नहीं है, या जो वहां के जो कहाँ का ये रहने वाला है, या कोई उनके कोई इर्द गिर्द कोई रिश्तेदारी में देखा जा रहा है कि इनका कोई सका कोई नहीं है। मगर ये देखा जा रहा है कि इसमें शनाख्त इसकी जरूर की जा रही है कि ये कौन है, और लोगों को भी पूछा जा रहा है कि ये कहाँ का रहने वाला है। मगर जो इसका जो मंजीत सिंह का जो हमारा जो उनका जो ये लाइसेंस मिला है उस पर ये एड्रेस दिया गया कि ये भद्रवाह का रहने वाला है। तो इसमें तहकीकात हो रही है, तो उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द इसको जो है छानबीन इस पे हो और जल्द से जल्द मिले कौन है। वसीम, आखिर पर रहना चाहेंगे, कितना वक्त इसमें लग सकता है? क्या कुछ पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कितना वक्त लग सकता है गाड़ी निकालने में या उनकी लाशों को निकालने में? देखिए रेस्क्यू की जो टीम है उनसे मैंने खास बातचीत अभी कुछ देर पहले की, उन्होंने बताया कि 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि पानी का फ्लो भी इस वक्त काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रहा है और पानी काफी ज्यादा ठंडा देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द इस गाड़ी को बाहर निकाला जाए, और पहली बात यह है कि इसमें देखा जाए कि कितने लोग इसमें सवार थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गुत्तू आपका। ये थे डोडा से तफसीलात फराम करे थे। आज सुबह ही 5:40 के करीब पुल डोडा के करीब एक कार जो दरिया चिनाब में जा गिरी, और कार में कितने लोग सवार थे अभी तक इस हवाले से मालूमात जो है, तफसीलात जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं कि कितने लोग इस कार में सवार थे। लेकिन वहां पर जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर एक मंजीत सिंह नामी एक शख्स की लाइसेंस मिली है, और उसके साथ साथ ही पुलिस की जानिब से जो दीगर जो वहां पर एनजीओज हैं और साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। वहां से गाड़ी को निकालने के साथ साथ के उस गाड़ी में कितने लोग सवार थे, उनकी लाशों को निकालने के हवाले से भी पुलिस और जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुकी हैं। तमाम तफसीलात आपको बताते चले कि फिलहाल ये खबर नहीं आ रही है कि उस कार में कितने सवार थे, और ये हादसा जिस तरह से पेश आया है, एक गहरी जो है करीब 300 फुट नीचे ये दरिया चिनाब में जा गिरी ये गाड़ी, और इसके साथ साथ ही इस गाड़ी में लोग जो सवार थे वो अभी भी लापता है, जिनकी बड़े पैमाने पर तलाश जारी है। बढ़ते आगे बाद जनूबी कश्मीर के शोपियां की करते हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि शोपियां के मनमर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के एक मुस्तदिक का इतला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, और आज सुबह जो ही फोर्सेस की टीम उस मकाम पर पहुंची जहां मिलिटेंट मौजूद थे, तो वहां से मिलिटेंटों ने फोर्सेस के तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जो कि झड़प में तब्दील हो गई। कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने लश्कर-ए-तैयबा नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 3 मिलिटेंटों को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंटों से फोर्सेस ने एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल बरामद की हैं। हलाक हुए मिलिटेंटों में से 2 की शिनाख्त शोपियां के लतीफ फल्लोन और अनंतनाग के उमर नजीर के बतौर हुई है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार की जानिब से कहा गया है कि लतीफ फल्लोन कश्मीरी पंडित पुरन भट्ट के कत्ल में मुलविस, और उमर नजीर जो नेपाल के बहादुर थापा के कत्ल में उमर नजीर को कहा गया है कि उनके कत्ल में मुलविस था और उनमें मतलूब था। ये एडीजीपी पुलिस की जानिब से विजय कुमार की जानिब से कहा गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा शोपियां चलते अपने नुमाइंदे शाह इरशाद के पास। इरशाद, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है कि तीसरे मिलिटेंट की शिनाख्त हुई है, और साथ ही साथ क्या ऑपरेशन खत्म हुआ है या ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए गवर, अगर हम बात करें इस ऑपरेशन के हवाले से, तो ऑपरेशन सुबह 5 बजे शुरू हुआ है, और मैं आपको बता दूं जैनपुर का एरिया है, वहां पे सुबह सुबह जो है ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, जिसमें से 3 मिलिटेंट अभी तक जो है जांबाक हुए हैं, जिनकी पहचान जो है लोकल बताई जा रहा है कि शोपियान एक शोपियान से है और दूसरा मिलिटेंट अनंतनाग से, और तीसरा जो मिलिटेंट है जो जांबाक वो बारामूला से जो है इसकी शिनाख्त जो है दानिश के नाम से हुई। और बता दूं कि अभी भी इलाके में जो है बिल्कुल जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। बता चलो कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि और भी 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। इरशाद, जरा ये बताएगा, ये जो एनकाउंटर हुआ, झड़प हुई है, क्या किसी रिहायशी मकान के अंदर झड़प हुई है या कि रिहायशी इलाके से बाहर किसी जगह पे झड़प हुई?
देखिए, अगर मैं बात करूं जो रिहायशी एरिया है, मगर जो पहला फायर जो आया, ये एक बगीचे से आया है, जो बाग से आया है, वहां पे जो है ये जो फायर फाइट स्टार्ट हुई थी, एक जो है आर्चर्स में जो है वो फौज और मिलिटेंटों के बीच में ये फाइट स्टार्ट हुई थी, इसमें से जो है इनिशियल में ही 3 मिलिटेंट जाँ बाग हुए थे। और बता दो, अगर इस वक्त की हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल लगातार सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूसली जारी है। बताते चले कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि और भी 2 मिलिटेंट हो सकते हैं, और इसमें से डीजीपी ने ये कहा कि जिसमें लतीफ अहमद जो कि शोपियान का ही रहने वाला है, ये जो है इस कश्मीरी पंडित जो है कुमार भट्ट के जो है उसमें शामिल था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब का। ये थे शोपियां से तफसात फराम करे थे इरशाद कि शोपियां के इलाके में एक झड़प के दौरान 3 मिलिटेंटों को खला किया गया है। लश्कर तोयबा नामी मिलिटेंट तंजीब से इन तीनों का ताल्लुक था। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जब इनकी शिनाख्त हुई है तो एक का ताल्लुक शोपियां से, दूसरे का ताल्लुक अनंतनाग से, और दोनों जो है जो शिनाख्त के लतीफ लोन की जो शिनाख्त हुई, उनका पुलिस का कहना है कि ये कश्मीरी पंडित जो पूरन भट्ट नामी इस पंडित का कत्ल हुआ था तो उसके कत्ल में मुलविस हैं, जबकि उमर नजीर नेपाल के बहादुर थापा के कत्ल में मुलविस पाया गया। और तीसरे की शिनाख्त जो है वो अभी बारामूला के रहने वाले एक मिलिटेंट की शिनाख्त के तौर पर हुई है। बारामूला का रहने वाला था जो तीसरा मिलिटेंट, और अभी भी वहां पर इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो खबर आ रही है कि वहां पर अभी भी 2 मिलिटेंट अभी भी उस इलाके में मौजूद हैं, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट महकमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किसानों को आपाशी पंपों को शमसी तवानाई के इस्तेमाल के बारे में आगाही करने के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। यह प्रोग्राम पुलवामा में कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुरभ भगत की सदारत में मुनक्कद हुआ। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर J&K साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके अलावा बागबानी और ज़राअत के महकमों के अफसरान, जिला इंतजामिया पुलवामा, JKEDI के अफसरान ने आगाही मुहिम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान सौरभ भगत ने अफसरान और किसानों को नई और काबिल तजदीद तवानाई की मरकजी वजारत की तरफ से PMKUSUM के तहत मुख्तलिफ फवाइद और तरगीबात के बारे में आगाह किया, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर किसानों की तरक्की है। कवर करने की कैपेसिटी कितना होता है कनालों में? 800 आज का जो ये पुलवामा विजिट है, इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, हम लोग सोलर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं जगीडा के थ्रू। तो आज DC साहब के साथ यहाँ पे जो हमारी मीटिंग हुई और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स को बुलाया गया, इसमें एक बहुत बड़ा कैंप किया गया। आज की जो मेन हमारा थ्रस्ट था वो हमारी एक स्कीम है PM कुसुम स्कीम। प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के तहत जितने भी हमारे पंप्स हैं जो कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में जो इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको सोलराइज किया जा रहा है। इसको सोलराइज करने का ये पर्पज़ है कि इससे जो लॉस होता है और जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की प्रॉब्लम रहती है, उसको एड्रेस किया जा रहा है, और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई है। इसके तहत आज जो हमारे किसान भाई थे वो सब दूर दराज इलाकों से आए थे, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के किसान भाई, उनको इस स्कीम के बारे में उनको अवगत कराया गया। स्कीम में 80% सब्सिडी है, जिसमें मरकज़ और स्टेट की सब्सिडी को मिला के 80% पूरा बेनिफिट सरकार दे रही है। जो बाकी जो 20% रकम है वो हमारे भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे JK बैंक या किसी भी बैंक के थ्रू मिल जाएगी। तो अभी हमारी कोशिश ये रही है, DC साहब के साथ ये तय हुआ है कि जितने भी हमारे जो ऐसे इलाके हैं जो मेन जहाँ से एप्पल का एक्सपोर्ट होता है या फॉर दैट मैटर हॉर्टिकल्चर का जो मेन हब है, वहाँ पे इस स्कीम को बहुत पॉपुलराइज किया जाएगा। इस स्कीम में अवेयरनेस पे बड़ा एफर्ट किया जाएगा, और जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं उनको इसकी गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है। इसमें एक और जो स्कीम में प्रावधान है कि अगर कुछ फार्मर्स इकट्ठे हो जाएं तो फार्मर यूजर एसोसिएशन बना के भी वो एक बड़ा पंप भी लगा सकते हैं 10 हॉर्स पावर तक का। साथ ही जो DC साहब ने और जो एक इलाका जो इनका एम्फेसिस है, जो करेवा वाला इलाका है जहाँ पे थोड़ी इरिगेशन के इश्यूज हैं, वहाँ पर भी कन्वर्जेंस करके इस स्कीम को पॉपुलराइज करने की कोशिश की जा रही है। जनूबी कस्बा त्राल के गुलशनपुरा गुजर बस्ती के लोगों ने शिकायत की है कि गुलशनपुरा से गुजर बस्ती तक की राबता सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि जब बारिश या बर्फबारी होती है तो रोड पर पानी जमा हो जाता है और लोग पैदल नहीं चल सकते। उन्होंने अब इंतजामिया से बस्ती की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। सर, मेरा नाम नूरी गुजर है। मैं गुलशनपुरा पताड़ में रहता हूँ। तो ये 2 बस्ती हैं यहाँ।
यहाँ गुज्जर बस्ती, यहाँ नागपाल है, एक बस्ती है पटार गुज्जर बस्ती। दोनों बस्ती में जनाब सड़क की बहुत खस्ते वाली है। यहाँ सड़कें कोई नहीं। आज तो आप खुद देख रहे हैं, शुक्र अल्लाह का कि आप खुद मौके पर आए। अब मौके पर देखेंगे हालात हमारी कैसी है। हमें कम से कम 20 साल हो गए ऐसे इंटरव्यू दे दे के थक गए हम, लेकिन सड़क हमारा कुछ भी नहीं बना। जब हमारा बीमार होता है, कोई तकलीफ होती है, रात को गाड़ी बुलाने पड़ती है, कोई ड्राइवर नहीं मानता है। दोनों सड़कें आप खुद देख लो, ये नागपाल से लेकर ऊपर जा रही है रोखनाट तक सड़क है, ये भी खत्म है। वहाँ गुलशनपुरा से लेकर बहापरदुल सड़क जा रही है, वो भी खत्म है। कि न वोट मांगने के लिए आते हैं तो अब कहते हैं हम पहले सड़क देंगे, फिर पानी दे देंगे, फिर बिजली दे देंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। जब वोट लेकर जाते हैं वापस में मुड़कर देखते भी नहीं कि अब गुज्जर बस्ती कहाँ है, बसते हैं, मर गए हैं, जिंदे हैं, हमें कोई भी नहीं देखता है। अभी तक कोई नहीं, ना सड़क तो कोई भी नहीं। आप खुद भी देख लो सड़क, 20 साल हो गया हमारी सड़क में, इतने कोई 4 बस्ती में कोई सड़क भी नहीं। हमारी अपील या गवर्नमेंट से जनाब अली आपके गुजारिश में ये है कि हमें सड़क दे दो, हम बहुत मजबूर है। आप खुद सड़क देख लो, सड़क की खस्ते हाली है, मेहरबानी करके हमें सड़क दे दो। मेरा नाम मोहम्मद कासिम गुज्जर है, हम गुलशनपुरा गुज्जर बस्ती में रहने वाला हूँ। जनाब हमारी सड़क की बहुत प्रॉब्लम है, या इस सड़क की बहुत खस्ते हाली है। यहाँ मेगड़म नहीं, सर बच्चे या बूढ़े इस सड़क में जाते हैं तो सड़क ये चलने की काबिल नहीं, तो गाड़ी की तो बात ही नहीं है। गाड़ी वाले हमारे 2000 यहाँ जब हमें मजबूरी पड़ती है या जहाँ कोई बीमार होता है तो वो कहते हैं हमें 2000 दो, यहाँ गाड़ी ये सड़क ख़राब है, यहाँ हमारी गाड़ी का टायर ख़राब हो जाता है। हमने बहुत आपकी इससे पहले भी हमने बहुत मौजूदा गवर्नमेंट से अपील की थी, डीसी साहब को किया था, असिस्टेंट डी को किया था, जनाब बाकी चीफ इंजीनियर को हमने, एसडीएम साहब रैना साहब ने भी उसको बताया था। वो बोले थे हम बिल्कुल ये सड़क आपकी कंप्लीट कर देंगे। जब इनको वोटों का वक्त होता है उस वक्त हमें आगे पीछे ये फिरते हैं। जब अपना वोट लेकर जनाब हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं करता। इससे अकेली माँ का हाल है हमारे साथ। हम आपकी वजाहत से, गवर्नमेंट से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी करके, बराए करम करके हमारी सड़क की तरफ तवज्जो दिए, ताकि हम भी किसी खुशहाल इस सड़क से चलें। हमारे बच्चे बूढ़े, हमें बहुत दिक्कत है सड़क की। तो बाकी वो तो आपने इस वक्त देखा, ये सूखा में ऐसा हाल है, गर्द या जनाब यहाँ पानी अगर थोड़ा सा कोरा हो जाता है तो सड़क खराब होती है। जब बारिश बर्फ होती है तो हम अंदर रहते हैं, हमें तो जाने के बिना बच्चे या बूढ़े कैसे जाएंगे इस सड़क में, तो नहीं जा। डीडीसी चेयरमैन पुलवामा बारी इंदिराबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को मौजूदा वक्त के दौरान मुश्किलात का सामना हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अवामी मुंतखबा हुकूमत चाहते हैं ताकि वो अपने मसाइल मुंतखबा लीडरान के सामने रखे ताकि उनका हल हो सके। देखिए, ये बात अब इतनी बार दोहराई गई है कि लोग क्या चाहते हैं। इसमें मेरे ख्याल से बिला लिहाज पार्टी जो भी कोई आप लोगों से बात करता है शायद आपको यही बताता है कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग यही चाहते हैं कि एक अवामी हुकूमत बने। लोगों की यही चाहत है, क्योंकि उनकी जो मुश्किलात का उनकी जो अजाला चाहिए उनके लिए उनको फोरम अवेलेबल नहीं मिलता है, रसाई नहीं मिल रही है जहां वो अपने मसाइल रखें। देखिए, जहां तक मीटिंग का सवाल है तो ये हमारा एक रेगुलर फीचर रहता ही है कि पार्टी के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया जाए। तो आज हमारी मीटिंग थी इसी हवाले से, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की, जो पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसकी मीटिंग थी, और जिसमें जो भी सियासी सूरत हाल रहती है, जो नए चैलेंजेस उभर आते हैं या जो नई डेवलपमेंट्स होती है ग्राउंड पे, उनके बात की जाती है और आगे का लाहे अमल भी मरतब किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और किश्तवाड़ से साबिक रुकन असेंबली सुनील शर्मा को पार्टी ने हाल ही में कश्मीर उमूर का इंचार्ज बनाया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने अपनी हिकमत अमली पर रोशनी डाली और हिज़्ब इख्तिलाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने जम्मू की तरफ वादी कश्मीर में भी अपनी जमीन मजबूत कर ली है। उन्होंने बात की गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे अजय शान से। हाल ही में बीजेपी ने अपने संगठन में कुछ जिम्मेवारियां बदली हैं, कुछ को पुराना दायित्व दिया है, लेकिन सबसे जो मुश्किल दायित्व जो है सुनील शर्मा को फिर दिया गया है। कश्मीर जो संभाग है उसमें भाजपा की पूरी जिम्मेवारी सुनील शर्मा जी को दी गई है, जो कि पार्टी के महासचिव भी हैं। आज हमारे साथ वो खुद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि घाटी में भाजपा की क्या राजनीति चल रही है और वहाँ की परिस्थितियाँ अभी क्या चल रही हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है गुलिस्तान में। धन्यवाद।
आपको फिर से भाजपा ने कश्मीर की जिम्मेवारी दी है। आज की डेट में भाजपा को कहां देखते हैं वैली में? कश्मीर डिवीज़न, कश्मीर घाटी के जो 10 ज़िले हैं, पिछले लगभग 3 दहाइयों से 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सक्रिय है। लेकिन जिस प्रकार के वहाँ पे हालात हैं, वहाँ का नैरेटिव, वहाँ के डिस्कोर्स, उसमें वहाँ की रीजनल पार्टीज़ ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए। कारण ये रहा कि 3 दशकों से हम वहाँ पे उतनी अपनी ज़मीन नहीं बना पाए। लेकिन पिछले जब 370 एब्रोगेट हुआ, जब 370 हट गया, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आम जनमानस ने स्वीकार किया। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और जो पॉलिसीज़ हैं, जो योजनाएं हैं, जब वो आम गरीब तक पहुंची, आम जनमानस तक पहुंची, तो लोगों ने उसको स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार विस्तार कर रही है, जिसका नतीजा 2020 के डीडीसी चुनाव में भी देखने को मिला। पुलवामा जैसा वोलेटाइल डिस्ट्रिक्ट, काकपुरा जैसी सीट, जहां पे मुझे लगता है कि बहुत सारा जो अलगाववादी तत्व मौजूद था, काकपुरा सीट से भारतीय जनता पार्टी का जीतना, गुरेज में तुलेल सीट पे भारतीय जनता पार्टी का जीतना, और सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के खन्मों में भारतीय जनता पार्टी का जीतना, ऐसी कई सीट्स और में डीडीसी। अब जरा बात मौसम की भी करते हैं। सर्दी में कोई राहत नहीं है, क्योंकि वादी कश्मीर में 0 से नीचे दर्जे हरारत जमना जारी है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। वादी में इस साल सर्दियों का शहंशाह 40 रोजा चलाई कलान खुश्क मौसम के बीच विराजमान होने जा रहा है। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले 40 रोजा दौरानिया में अमूमी तौर पर सर्दी का कहर जारी रहता है। इस दौरान सर्द तरीन हवाएं और पानी का जम जाना कोई मामूली बात नहीं होती। बर्फबारी अगर होती तो फिर वो जम जाती है, जो सबसे कठिन सूरत-हाल पैदा कर देता है। लेकिन इस साल चले कलान के इब्तिदाई अयाम में बर्फबारी का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस और नई साल की आमद पर कोई बर्फबारी नहीं होगी। महकमा का कहना है कि फिलहाल वो दिसंबर के आखिर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली की कोई पेशगोई नहीं कर सकते। उनका कहना है कि 26 दिसंबर को एक इंतहाई कमजोर मगरबी हवाओं का मरहला जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सकता है, लेकिन इससे मैदानी इलाकों में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि पहाड़ी इलाकों में दूर दूर तक हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती। महकमे मौसमियात नई दिल्ली का कहना है कि जनवरी के महीने में वादी कश्मीर में कभी मगरबी हवाओं का असर रहेगा, लेकिन वो कम रहेगा। उनका कहना है कि 18 और 19 जनवरी और फिर 21 और 22 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि मतलब अबरालूद रहेगा। उनका मजीद कहना है कि 23 और 24 जनवरी को यकीनी तौर पर बर्फबारी का कवी इम्कान है। अब जरा जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के मौसम की भी बात करते हैं। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब समेत शुमाल हिंदुस्तान की कई रियासतों के दर्जे हरारत में मुसलसल कमी हो रही है। अब दर्जे हरारत में कमी के साथ ही धुंध और सर्दी की लहर ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, शुमाली राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है। घनी धुंध की वजह से हद-निगाह में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। साथ ही सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई है। महकमे मौसमियात ने शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के लिए अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब में अगले 2 दिनों तक धुंध के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए इंतहाई धुंध के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि पंजाब में 22 दिसंबर तक सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। बाज़ मकामात पर धुंध छाई रह सकती है। दूसरी तरफ हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी और मगरबी यूपी में 22 दिसंबर तक कुछ जगहों पर इंतहाई धुंध देखी जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंटोनियो गुतेरस ने आज साल 2022 की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस दौरान उन्होंने आलमी चैलेंजेस का जिक्र करते हुए दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि हम हर मसले में अब तक टाल मटोल करते आए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम मसले के अजाले को तरजीह दें ताकि बेहतर मुस्तकबिल तैयार हो सके। इस बीच उन्होंने गुर्बत, भूखमरी और
आलमी महंगाई पर तशवीश का भी इजहार किया। साथ में अफगानिस्तान तालिबान से अपील की है कि वो अपने सरजमीन को दहशतगर्दी के तमाम तरह अनासिर से पाक करने के लिए ईमानदाराना कोशिश करे और खवातीन के हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाए। I welcome this opportunity to gather one last time before the end of the year, and I wish you and your families all the best for 2023. Our world faced many trials and tests in 2022, some familiar, others we might not have imagined just 1 year ago. There may be plenty of reasons for despair. Geopolitical divides have made global problem solving even more difficult, sometimes impossible. The cost of living crisis is hitting hard, and inequalities are growing, affecting the world's women and girls the most. Most of the world's poorest countries find themselves on what one could call debt row, staring down the abyss of insolvency and default. This year alone, their debt service payments skyrocketed 35%, the largest increase in decades. The poor are getting poorer. These and so many other challenges make some want to throw up their hands and give up on international problem solving and on diplomacy. But I want to end this year with one overriding conviction. This is not a time to sit on the sidelines. It's a time for resolve, determination, and yes, even hope. Because despite the limitations and long odds, we are working to push back against despair, to fight back against disillusion, and to find real solutions. Not perfect solutions, not even always pretty solutions, but practical solutions that are making a meaningful difference to people's lives. Solutions that must put us on a pathway to a better and more peaceful future. There are several clear things that we believe the Taliban must deliver from the point of view of the interests of the international community and from the point of view of the interests of Pakistan, Afghanistan itself. One thing that they must deliver is in relation to the inclusion in the power structures in Afghanistan. We have different ethnic groups, and it's important that all ethnic groups are represented. A second aspect is in relation to human rights, and particularly women and girls' rights, the right of women to work, the right of girls to attend school at all levels without discrimination. And there is another. नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।